प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 10.1 को शुरू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए। उनमें से हम लोगों ने अभी तक वृत्त से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाएं और उनकी अवधारणाओं को सीखा था। अब हम यहाँ पर वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बात करेंगे और उनको चित्र के माध्यम से समझेंगे। और ये प्रमेय, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो आप इनको ध्यान से समझिए और इन प्रमेय का वास्तविक अर्थ भी समझिए। सबसे पहला प्रमेय दिया गया है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, मान के चलिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या एक बिंदु से होकर जाती है। तो मान के चलिए ये एक स्पर्श रेखा है, तो उसका बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये जो स्पर्श बिंदु है से जाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये देखिए, ये त्रिज्या है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है और वहीं से हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है और इनके प्रमेय हम लोग 9th में भी कर चुके हैं। तो अभी केवल इनको खास तौर पर समझना ही है और इसी आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इसी आधार पर हम प्रश्नावलियों के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा या लंब होंगी। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश। तो आपको ध्यान रखना है, आपको भले ही प्रमेय याद ना हो, लेकिन आपको स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में लंब का ये पता होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। या यहाँ पर यदि यहाँ पर खालिस्तान छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर बोला जाए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर खालिस्तान होती है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में हमेशा 90 अंश का रिलेशन होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। समकोण भी बोल सकते हैं, 90 अंश भी बोल सकते हैं। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, दोनों एक ही बात है। तो ये कहता है प्रमेय नंबर फर्स्ट। तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है और इसको आप इस प्रमेय का कथन भी याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बस इतना ही है 10th क्लास में, और 9th में इसका हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। आप लोग पढ़ चुके हो इसको। और साथ ही साथ हम लोग प्रमेय सेकंड की बात अब इसके बाद कर लेते हैं। तो प्रमेय सेकंड जो है ये कहता है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये लंबाइयां बराबर होती हैं बाहरी बिंदु से। तो वृत्त के बाहर ये है कोई पॉइंट, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ये देखिए, ये वृत्त है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा ये आपको दिख रही होगी, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, और दूसरी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होंगी। ये प्रमेय नंबर सेकंड कहता है। तो आपको नंबर से याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि बाहरी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो अगर वो उस बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं, एक ऐसी लाइन निकलेगी और ऐसी लाइन, जो दोनों लाइनें हैं ये वृत्त को अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी। और दोनों कैसी होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। ये भी आपको याद कर लेना है। ये लाइन अलग से खींची हुई है, तो ये सेंटर पॉइंट है और ये जानते हो आप त्रिज्या है, ये परिधि है, ये सब तो आपको मालूम ही है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं अगर वो वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई हों। बहुत ही सिंपल था। चलिए प्रमेय 3 की बात करते हैं। तो प्रमेय 3 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं।
ये स्पर्श रेखा कहलाती है, आप लोग सभी जानते हैं। और ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, क्या आप बता सकते हैं? स्पर्श रेखा और त्रिज्या में कौन सा संबंध होता है? तो आंसर है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये 90 डिग्री। तो ये हम लोगों ने प्रमेय नंबर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। एक बात और देख लेते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, मतलब यहाँ से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, पहली स्पर्श रेखा ये है, इस पॉइंट पे टच करती है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे टच करती है और आगे निकल जाती है। तो इन दोनों की लंबाइयां कैसी होंगी? बराबर। ये हमने प्रमेय 2 में सीखा है। अब आइए प्रमेय तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रमेय कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र आप सभी जानते हैं, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो आपको बताना है कि जीवा क्या कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था। तो जीवा वृत्त की परिधि पर उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? जीवा। तो हम इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये हो जाती है जीवा। अब फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ये देखिए, ये है वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है, तो इस पर लंब डालते हैं। इसका मतलब है एक सीधी लाइन खींच देते हैं जो 90 अंश के कोण के साथ हो। तो ये हमने सीधी लाइन खींची, ये 90 अंश यहाँ पे बना है और यहाँ पे भी 90-90 बना है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि जीवा हमने खींची थी एक सीधी लाइन, लेकिन उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा इस पॉइंट से विभाजित हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये इतना हिस्सा अलग है और इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा मान लेते हैं AB हो, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मान के चलिए C पॉइंट पे लंब डलता है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जितनी A से लेके C तक दूरी होगी उतनी ही C से B तक दूरी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में बांट देता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये था प्रमेय नंबर तीसरा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय फर्स्ट क्या था? स्पर्श रेखा, ये जो है इस तरीके से, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रमेय क्या था? यदि बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं इस तरीके से, अगर ये बाहरी पॉइंट है यहाँ, यहीं से मैं खींच देता हूँ इस तरीके से, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां इस पॉइंट पे मान के चलिए प्रतिच्छेद होती हैं, तो दोनों की लंबाइयां, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया P, इस वाले पॉइंट को दे दिया Q और इस वाले पॉइंट को दे दिया R, तो PQ और PR दोनों बराबर होंगे। ये दूसरा प्रमेय था। और तीसरा प्रमेय क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांट देता है। चलिए प्रमेय नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। प्रमेय चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसका मतलब क्या है? यदि पढ़ने से भी समझ में नहीं आया है तो आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो ये वृत्त है, तो वृत्त तो पूरा ही एक चाप होता है 360 डिग्री का। लेकिन अगर हम वृत्त का कोई एक चाप निकाल लें, वृत्त का चाप यानी कि कोई भी हिस्सा, जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच किया, तो ये एक चाप है। चाप का मतलब क्या होता है? जो आप परकाल से, परकाल तो आप जानते हो, परकाल से जैसा एक चाप लगाते हो इस तरीके का, कभी ऐसा चाप भी लगाते हो, तो मतलब कहने का है कि परकाल से जब आप चाप लगाते हो तो ये इस तरीके से कुछ आकृति बनती है, ऐसी आकृति बन जाती है, कभी ऐसी आकृति। तो कभी आप ऐसा करना कि वृत्त को जो चाप लगाते हो वो पूरा चाप आप घुमा देना, तो एक वृत्त बन जाएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अगर चाप को पूरा बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से बनाते जाएं, तो परकाल एक वृत्त बना देगा। जैसे भी आप लोग जानते हो कि ऐसा ही होगा।
तो उसका मतलब क्या है, एक छोटा सा चाप जो है वो किसका हिस्सा होता है, तो आंसर एक वृत्त का हिस्सा होता है। जो चाप होता है वो क्या है, वो एक वृत्त का ही हिस्सा है। तो वृत्त का एक चाप मान लेते हैं, ये हमने पॉइंट कट किए और ए नाम दिया इसको और ए बी नाम दिया इसको। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, जो मैं यहाँ से पेन से जो है इसको थोड़ा बना देता हूँ, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ही हम चाप मान लेते हैं ए बी। इसको हम क्या मान लेते हैं, चाप ए बी। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है, चलिए ये क्या है, चाप है, और इसको हमने क्या माना, ए बी चाप है। तो प्रमेय क्या कह रहा है देख लेते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा, यानी इसके द्वारा, केंद्र पर, केंद्र यहाँ कहीं होता है, ये केंद्र मान लेते हैं। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये कोण बना लेगा, कैसे बनाएगा, बी को भी मिला देते हैं ओ से, यहाँ ओ नाम दिया जाता है, ओ यानी होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी केंद्र, और ए को भी यहां से मिला देते हैं, तो एक एंगल बनेगा, इसे ही हम कोण कहते हैं। तो ये चाप द्वारा बना दिया ना कोण, तो यहाँ पे लिखा है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां तक की भाषा आपको समझना है। वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये क्या है, वृत्त का एक चाप है, तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये देखिए केंद्र पर एक अंतरित कोण हुआ है, यानी कि कोण अंतरित यानी बनाया गया कोण, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर, उसी चाप द्वारा यानी इसके ही द्वारा, ये ए बी चाप द्वारा शेष परिधि, ये तो चाप है, तो बची परिधि पूरी, ये जो शीश से बनी हुई है, जो पेंसिल से बनी हुई है, ये पूरी शेष परिधि कहलाएगी, इसे ही क्या बोलेंगे, शेष परिधि। तो शेष परिधि पर अंतरित कोण, कहीं भी अंतरित कोण कर दीजिए, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे, तो अंतरित कोण करेगा, तो हम इसको मिला देते हैं कि शेष परिधि पर अंतरित कोण, तो हमने इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया, तो शेष परिधि पर अंतरित कोण का ये हो गया शेष परिधि पर अंतरित कोण, इसे हम नाम दे देते हैं सी। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी ये वाला, शेष परिधि पर अंतरित कोण यानी ये वाला का दुगना होता है। तो दुगना कौन होता है, ये होता है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी ये वाला, शेष परिधि पर अंतरित कोण का यानी इसका दुगना होता है। अगर ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, हो गया ना दुगना। अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा चित्र बना आता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अगर 80 है तो ये वाला यहाँ पे उन्होंने बना दिया x मान के चलिए, तो यहाँ पे बताइए x का मान क्या होगा, और यहाँ पे लिख दिया उपरोक्त चित्र में x का मान क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि x का मान क्या होगा, तो दुगना होता है, इसका मतलब ये दुगना है तो ये आधा होगा, ऊपर वाला आधा नीचे वाला दुगना। तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका आधा, 40 डिग्री। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। तो ये प्रमेय लग रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये है प्रमेय। इसके बाद हम प्रमेय नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रमेय 5 कहता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये देखिए पूर्ण वृत्त है जिसका केंद्र O है, लेकिन हम इसको आधा कर दें यानी यहां से एक लाइन खींच दें, तो अब ये अर्धवृत्त कहलाएगा। ये ऊपर का आधा और नीचे का आधा। तो अर्धवृत्त पर यदि इसको हम, ठीक है, अर्धवृत्त पर यहां भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहां भी, हर जगह कहीं भी। तो अगर हम इस पॉइंट पर एक कोण बनाते हैं, इसको ऐसा मिलाकर और इसको ऐसा मिलाकर, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का होगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कैसा होता, समकोण हो सकता है, होता ही है। और यहां पर यदि एक पॉइंट ले लिया तो अब हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, ऐसा, और इस जगह से इस तरीके से, तो ये भी कितना बनेगा, 90। यानी हर पॉइंट पर 90-90 बनेगा, चाहे कहीं भी आप बना लीजिए। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय लेते हैं, और ये आखिरी प्रमेय है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 10.1 करेंगे। तो प्रमेय नंबर 6 कहता है
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम लोग चक्रीय चतुर्भुज पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि क्या होता है। वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, लेकिन इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब यदि यहाँ पे ए नाम दे दिया जाए, यहाँ पे बी नाम दे दिया जाए, ये सी कर दो और ये कर दो डी, तो सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। तो ये देखिए इसके सामने ये वाला कोण है, तो कोण ए और कोण सी दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये 180 अंश होता है, और इसको जोड़ दिया जाए तो ये भी कितना होता है? 180 अंश। इसका मतलब ये है कोण जो बी है इसको यदि कोण डी से जोड़ दिया जाए तो ये भी कितना होता है? 180 अंश। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, ये भी कितना होता है? 180 अंश। और चारों का योग हो जाएगा 360। तो इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जिनमें से विकल्प बिल्कुल निश्चित ही आएगा। इसके पहले कुछ परिभाषाएं थी, तो आपको प्रश्नावली 10.1 शुरू करने से पहले यही सब बहुत अच्छे से देख लिया है। इनको रिवीजन करना है, लेकिन इनका रिवीजन का मतलब है सभी की परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, सभी प्रमेय आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो सभी प्रमेय को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक एक उनको जो समझाया है उसको आप वीडियो को दोबारा फास्ट में देख सकते हैं, यानी आप उनकी स्पीड को कंट्रोल करके, इसका मतलब है स्पीड को थोड़ा तेज करके देख लीजिए, लेकिन आप सभी वीडियोस को एक बार फिर से देखकर उनका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए और प्रश्नावली 10.1 आप पे बहुत अच्छे से बनने लगे। थैंक यू। अब मिलते हैं प्रश्नावली 10.1 में।